हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। जैसे दोस्तों हमने कमिटमेंट की थी 99 सेट्स की आपको, वो सारे सेट साइंस के लिए, मैथ्स के लिए, रीजनिंग के लिए, जीके के लिए, बहुत सारे सेट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आप देखिए प्लेलिस्ट में हजारों क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और इससे बेस्ट आपके लिए इस टाइम कुछ नहीं है पीवाईक्यू से। आपका एग्जाम भी स्टार्ट होने ही वाला है, कुछ ही टाइम आपके पास है। अपना जो पढ़ लिया आपने हल्का फुल्का रिवाइज करिए, बाकी आप प्रैक्टिस करिए, काफी यूजफुल होंगे सारे सेट आपके लिए। सारा सिलेबस भी आपका रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए भी स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन पेपर 22/8/2022 शिफ्ट नंबर सेकंड, रेलवे ग्रुप डी साइंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड्स इज हाई इन आयरन। निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आपको दोस्तों ध्यान रखना है, आयरन है ज्यादा मात्रा में पाया जाता है गुड़ में। प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? गुड़ में। जैगरी। ऑप्शन थर्ड। द फ्लोएम इज द प्लांट्स वेस्कुलर टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट्स। कहता है फ्लोएम पौधों का संवहनी ऊतक होता है जो डैश का परिवहन करता है। ये क्या ट्रांसपोर्ट करता है? आपको दोस्तों ध्यान रखना है, वेस्कुलर सिस्टम दो टाइप के टिश्यूज से बना होता है। स्वैनी तंत्र दो मुख्य प्रकार के ऊतकों से बना होता है, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। जाइलम का काम होता है, जाइलम जल और घुले हुए खनिजों को पौधे में जड़ों से लेकर पत्तियों तक पहुंचाएगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, जड़ों से लेकर पत्तियों तक। और लेकिन फ्लोएम का काम होता है, फ्लोएम क्या करता है, भोजन और जो पोषक तत्व है, जो कहते हैं न्यूट्रिएंट्स है, इनको क्या करता है, पत्तियों से जड़ों तक पहुंचाएगा, पत्तियों से जड़ों तक लेके जाएगा। राइट आंसर होगा यहाँ पे। किसका करता है ये परिवहन? पोषकों का, न्यूट्रिएंट्स का। ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स शोज मैक्सिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसके हैं दोस्तों वैलेंस इलेक्ट्रॉन? जो मतलब कि लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसके ज्यादा होंगे? देखिए जो फ्लोरीन का है दोस्तों, एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर ऑफ 9। फ्लोरीन पहले में दो आएंगे, दूसरे में कितने आएंगे? 7 आएंगे। उसके अलावा एल्यूमिनियम 13 होता है। कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे एल्यूमिनियम की, तो इसमें जो वैलेंस में आएंगे, पहले में दो, दूसरे में 8, तीसरे में कहेंगे 3 आएंगे। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इसका तो 1 ही होगा, लास्ट कह सकते हैं लास्ट सेल में हाइड्रोजन का तो 1 ही होगा। और उसके अलावा बच गया हमारे पास नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर क्या है? 7। तो इसके क्या आएंगे दोस्तों? पहले में दो आ गए, पहले में दो आएंगे, ये फिर आपको याद रखना है, 2 8, दूसरे में 8 आते हैं, तो इसका जो नाइट्रोजन का होता है 7, पहले में दो आ गए और दूसरे में कितने आ गए? फिर 5। दूसरे में दोस्तों 5, तो इसके 5 है, तो सबसे ज्यादा किसके हैं? फ्लोरीन के हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। ये आपको याद रखना है, एक रूल याद रखना आपको, ये रूल याद रखना है, 2 8 8 18। ये रूल आपको याद रखना है, इससे सभी की निकल जाएगी जो आपके एग्जाम में पूछेगा। इसको याद रखना है। मतलब पहले में दो आएंगे, अगर 10 से छोटा एटॉमिक नंबर जो बच जाएंगे वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएंगे, क्योंकि दूसरे में अगर दो आ गए फिर 8 आएगी दोस्तों। एक पहले में दो आ गए और दूसरे में 8 आ गए, 10 है किसी का एटॉमिक नंबर, तो अपने आप में उसमें एक भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ये रूल आपको याद रखना है, फिर एक भी नहीं बचेगा। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग। को ध्यान रखना है, जो भी मैग्नेटिक लाइंस है दोस्तों, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है अराउंड ए स्टेट कंडक्टर, करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर कह सकते हैं, स्टेट कंडक्टर कैरिंग करंट, हमेशा ये बनाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएंगी, इसके अराउंड में सर्कुलर पाथ बनाएंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाएंगे। करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर के अराउंड में क्या बनाएंगे दोस्तों? कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाती है हमेशा। और इनकी जो डायरेक्शन है हम फाइंड आउट करते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से। ये हमने डिटेल में किया है, बहुत सारे सेट हम सोल्व कर चुके हैं। ठीक है, अभी हम करें प्रैक्टिस। तो आपके पास टाइम कम है, अगर आपको यही नहीं पता कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या है, थंब किसकी डायरेक्शन बताएगा, तो वो आप पहले वाली वीडियो देखिए, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, राइट हैंड थंब रूल। क्वेश्चन नंबर 5, वी कैन प्रिपेयर इको फ्रेंडली कैरी बैग्स विद। इको फ्रेंडली दोस्तों, आपको इको फ्रेंडली का मतलब पता होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इको फ्रेंडली का मतलब है
मीन्स अर्थ फ्रेंडली। इन्वायरमेंट के साथ क्या है दोस्तों, इन्वायरमेंट के साथ जो कहते हैं अपने आप में जो टूट जाए, डिग्रेडेबल हो, जिसको हम रिसाइकिल कर पाए। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, पेपर। वी कैन प्रिपेयर इको फ्रेंडली बैग्स विद पेपर, क्योंकि पेपर गल जाता है, ठीक है ना, डिग्रेडेबल है, रिसाइकिल कर सकते हैं हम सेवरल टाइम्स, बहुत बार इसको रिसाइकिल किया जा सकता है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, इको फ्रेंडली मतलब कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द ऑर्डर करेक्ट ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक। वैलेंस एंड इलेक्ट्रॉन है, ये स्पेलिंग करते हैं वैलेंस अकॉर्डिंग टू देयर वैलेंस एंड इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पे, करेक्ट ऑर्डर आपको बताना है। अब आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, ये रूल आपको पता होना चाहिए, 2, 8, 8, 18 वाला। ठीक है, जैसे फ्लोरीन का मैंने बताया था, क्या आएगा फ्लोरीन का दोस्तों, 9 है, पहले में 2 आएंगे, दूसरे में 7 आएंगे, तो इसके मैक्सिमम होते हैं फ्लोरीन के, 7 हैं इसके। अगर एक और आ जाएगा तो फिर इसका एक भी नहीं बचेगा, 8 कंप्लीट हो जाएगा सेल इसका। ठीक है, दूसरे में 8 ही तो आते हैं। तो सबसे ज्यादा सबसे पहले फ्लोरीन आएगा, एक ही ऑप्शन है दोस्तों, एक ही ऑप्शन है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। ठीक है, फ्लोरीन के कितने हैं, 7 होते हैं, ऑक्सीजन के 6 होते हैं, कार्बन के 4 होते हैं, और लिथियम का 1 होता है लास्ट सेल में। टू कुक सम फूड्स फास्टर वी कैन यूज, कहते हैं कुछ खाद्य पदार्थों को जल्दी से पकाने के लिए हम डैश का उपयोग कर सकते हैं। आपको पता ही होगा, फूड प्रोडक्ट्स को हम पकाने के लिए जल्दी से किसका यूज करते हैं, जैसे आपने जैसे हलवाई होंगे, अपने दुकान पे देखो एक डब्बी रखते हैं वो सफेद टाइप की, तो यूज करते हैं बेकिंग सोडे का। किसका यूज किया जाता है, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। व्हाट इज द फिनोमिना ऑफ वेयरिंग डाउन ऑफ रिलीफ वेरिएशंस ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ थ्रू इरोजन, कहता है अपरदन के माध्यम से पृथ्वी की सतह की उच्चावच विभिन्नताओं के अपक्षय होने की घटना को क्या कहा जाता है। अपरदन का मतलब है जब दोस्तों इरोजन होता है, मिट्टी का कटाव होता है पृथ्वी की सतह पर, इस फिनोमिना को कहते हैं ग्रेडेशन, तल संतुलन इसको बोला जाता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। Many scientists before Mendel had started studying the inheritance of traits in bees and other organisms. But Mendel succeeded in giving the laws of inheritance. ठीक है, उसमें सक्सेस हुआ था कौन, मेंडल। सम रीजंस फॉर द मेंडल सक्सेस आर मेंशन बिलो, उसमें से कुछ रीजन दिए हुए हैं उसके सक्सेस होने के। तो आपको बताना ऑल करेक्ट एक्सेप्ट वन, सिलेक्ट द इनकरेक्ट, इनमें से एक इनकरेक्ट है, वो आपको बताना है। पहला कहता है ही वर्क विद ए स्मॉल सैंपल साइज, पहले ही दोस्तों गलत हो गया। ठीक है, इसने काम किया था एक लार्ज, बहुत बड़ा लार्ज सैंपल साइज के साथ, तो यहाँ पे पहले ही गलत हो गया, तो इस तरह से राइट आंसर हो गया फिर तो पहला ही ऑप्शन फर्स्ट। गलत बताना था, पहले ही गलत है। ठीक है, सैंपल साइज क्या था, बड़ा था। चित्र में प्रदर्शित किए गए के अनुसार एक प्रकाश किरण ए बी, एक लाइट है दोस्तों, रेज है ए बी, उत्तल दर्पण पर आपतित होती है, मतलब कि कॉन्वेक्स मिरर पर पड़ती है, उसका परावर्तन कोण क्या होगा। आपको ध्यान रखना है जब भी लाइट है ना, लाइट रे डायरेक्टेड जाएगी सेंटर से, इन द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर ऑफ ए कर्वेचर। तो कन्वेक्स मिरर में दोस्तों क्या होता है, ये हमेशा ध्यान रखेंगे रिफ्लेक्ट होगी अलोंग द सेम पाथ, रिफ्लेक्टेड अलोंग द सेम पाथ, ये रिफ्लेक्ट होगी, जैसे आई थी वैसे ही जाएगी। तो एंगल क्या होगा, एंगल होगा जी फिर 0 डिग्री, एंगल होगा, कह सकते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा 0 डिग्री, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। What will be the fourth next member of the homologous series of the compound propene? आपको ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन बनता है बार बार। जब हम होमोलॉजस सीरीज को दोस्तों डिफरेंशिएट करते हैं हम CH2 ग्रुप से, CH2 ग्रुप से डिफरेंशिएट करते हैं। अब C2H4 ये होता है, C2H4 ये होता है एथीन, एथीन होता है, उसके बाद प्रोपीन का आएगा C3H6 होगा, मतलब एक कार्बन ऐड हो जाएगा, CH2 ग्रुप ऐड होगा। ठीक है, ये ऐड होता रहेगा, अब इसमें ये ऐड करेंगे ये आएगा। अब आपको, और इसको बोलते हैं हम प्रोपिन, क्या बोलते हैं इसको, प्रोपिन इसको बोलते हैं।
इसको अगर प्रोपिन बोलते हैं, आपको बताना क्या है, प्रोपिन। अगला चौथा, चौथा बताना इससे नेक्स्ट चौथा क्या होगा। चौथा में आपको पता है कितना दोस्तों, कितने, चार तो कार्बन ऐड हो जाएंगे, तो C7 आएगा सबसे पहले तो ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। कितने आएंगे कार्बन, 7 कार्बन ऐड हो जाएंगे, और उसके अलावा फोर्थ बताना है ना, चार ऐड कर दिए तो हाइड्रोजन 8 ऐड होंगे, तो 8 ऐड करेंगे तो ये आएगा H8, मतलब कि 8 ऐड करेंगे, 6 8 14, तो ये आएगा ऑप्शन सेकंड। टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स इज द सेल थ्योरी गिवन बाय स्लाइडेन, जो भी नाम है आप देखिए, मैं हिंदी में पढ़ लेता हूँ, स्लाइडेन, स्लाइडेन एंड सचुआन, स्लाइडेन एंड स्वान, ठीक है, स्लाइडेन एंड स्वान नॉट एप्लीकेबल। कहते हैं स्लाइडेन और स्वान द्वारा दिया गया जो कोशिका का सिद्धांत है, कोशिका का सिद्धांत है, सेल थ्योरी है, किन जीवों पर लागू नहीं होता है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, सेल थ्योरी इन्होंने दी थी स्लाइडेन ने, और कैसे स्वान ने, इन्होंने सेल थ्योरी दी थी दोस्तों 1839 में। क्वेश्चन पूछ लेता है कई बारी, कब दी थी, 1839 में। और इन्होंने बताया था जो भी सारे के सारे लिविंग बींग्स हैं, प्लांट्स हो एनिमल्स हो, सारे कंपोज करते हैं सेल्स को, और वो क्या होते हैं, अपने आप में प्री एग्जिस्टिंग होते हैं सेल्स। लेकिन जो वायरस है, वायरस सेल से नहीं बना है, और वायरस है दोस्तों सेल का यूज नहीं करता किसी भी प्रोसेस में, तो इस तरह से यहाँ पे फेल हो गया था वायरस से रिलेटेड। राइट आंसर होगा विषाणुओं पर एप्लीकेबल नहीं हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन फर्स्ट। द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, रेजिस्टेंस तो आपको पता है, वी इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है, वी इक्वल टू आई आर होता है। लेकिन यहाँ से रेजिस्टेंस का रिलेशन हम नहीं बता सकते, ठीक है, नहीं बता सकते ना। लेकिन आपको एक रिलेशन और ध्यान रखना है, रो इज इक्वल टू होता है, रो होता है आर, सॉरी, आर होता है, रेजिस्टेंस होता है आर, रो इंटू में रो एल बाई ए, ये रिलेशन होता है। अब रेजिस्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लेंथ के। यहाँ पे न्यूमेरिकल भी आता है इस पे, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ऑप्शन सेकंड। इनवर्सली एरिया क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस आर बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये लोग कहते हैं जब भी हम इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं किसी भी कंडक्टर से, वो हीट जनरेट करता है, कैसे, क्यों, ड्यू टू ऑब्स्टेकल, या कहते हैं हिंड्रेंस, रुकावट की वजह से। जो कंडक्टर रुकावट पैदा करता है किसमें, फ्लोइंग ऑफ करंट में, करंट के फ्लो में रुकावट पैदा करता है, उसकी वजह से हीट जनरेट होता है। और ध्यान रखेंगे आप, हीटिंग इफेक्ट है दोस्तों, इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये एप्लीकेबल है, जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन पे एप्लीकेबल है, केटल पे एप्लीकेबल है, इन कैंडेसेंट लैंप के ऊपर एप्लीकेबल है, ये गीजर के ऊपर ऊपर हीटर के ऊपर, इलेक्ट्रिक फ्यूज के ऊपर। लेकिन यहाँ पे ये नहीं आएगा, ये गलत है। कौन सा, इलेक्ट्रिक जनरेटर, यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। एक और दो, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। नंबर 15, डबल सर्कुलेशन कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड इन, जो दोहरा परिसंचरण होता है ब्लड का, खून का, ये किस में नहीं होता, ठीक है, किस में नहीं होता, ईगल में होता है, स्नेक में होता है, फिश में होता है, ठीक है ना, मैमल्स में, रेप्टाइल में, बर्ड्स में, इनमें होता है दोस्तों, लेकिन फ्रॉग में नहीं है होता। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर ए डीसी मोटर, डीसी मोटर के बारे में कौन सी स्टेटमेंट है जो ट्रू है, ये आपको बताना है। पहला कहता है द फंक्शन ऑफ द स्प्लिट रिंग्स इज टू रिवर्स द फ्लो ऑफ करंट, ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना अपने आप में, ठीक है। स्प्लिट रिंग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर में डायरेक्शन को दोस्तों, करंट की, फ्लोइंग करंट की, कोयल के अंदर एवरी हाफ रोटेशन में क्या करते हैं, रिवर्स कर देते हैं, एवरी हाफ रोटेशन में क्या क्या कर देते हैं, रिवर्स, री, रिवर्स कर देते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है ये अपने आप में, ठीक है। उसके अलावा कहता है मैक्सिमम फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय द आर्म्स ऑफ द कोयल अलाइंड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, ये गलत है।
ये गलत है, ध्यान रखेंगे। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम। मैक्सिमम कब होगा दोस्तों? व्हेन द कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। जब कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ना कि पैरेलल। ये गलत है। रिवर्सिंग करंट आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन लीड्स टू कंटिन्यूस रोटेशन ऑफ कोयल। ये भी स्टेटमेंट एग्जाम में ठीक है, कहता है प्रत्येक आधे गुणन के बाद धारा को उलटने की वजह से कुंडली में निरंतर गुणन होता है। ये अपने आप में ठीक है। एक और तीन ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। एक कन्वेक्स लेंस हैविंग पावर 5 डायोप्टर इज प्लेस्ड इन ए कॉन्टेक्ट। देखो आपको पता होना चाहिए पावर की यूनिट क्या होती है दोस्तों, डायोप्टर होती है। इज प्लेस्ड इन ए कॉन्टेक्ट विद ए कॉनकेव लेंस हैविंग पावर -3D। द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी। सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन होता है दोस्तों P1 + P2। P1 + P2 ये P के बराबर होगा। अब ये P1 की वैल्यू 5 है प्लस, और इसकी -3 है, तो ये आएगा 2। आपको तो बतानी है द लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन, फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी। फोकल लेंथ क्या होती है? अपोजिट होती है पावर के, 1/f होता है। 1/f, तो f की वैल्यू क्या होगी? 1/p, मतलब 1/2 होगी। 1/2 दोस्तों, 1/2 मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दूंगा इसको, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन थर्ड। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए गिवन स्पेरिकल मिरर इज 2 सेंटीमीटर। द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज। अब फोकल लेंथ दोस्तों कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर डबल होती है फोकल लेंथ की, तो फोकल लेंथ क्या होगी? R/2 होगी। R/2, और ये 20 है तो ये होगी 10। लेकिन क्या लेफ्ट एक्सिस पे लेते हैं तो नेगेटिव लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। फोकल लेंथ कर्वेचर क्या होगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होगी, और क्या लेंगे? फोकल लेंथ लेफ्ट एक्सिस की तरफ नेगेटिव लेके चलते हैं, तो इस तरह से ये आएगा -10 सेंटीमीटर। -10 सेंटीमीटर, ध्यान रखना आपको। ऑप्शन फर्स्ट। हिमालय के किस पुष्प में प्रतिरोधी प्रतिरोधी होना चाहिए, ठीक है, एंटीसेप्टिक गुण होते हैं, और इसलिए ये खरोचों को ठीक करने में मदद कर सकता है। हिमालय के किस पुष्प में, कौन सा पुष्प है दोस्तों, कौन सा फूल है, उसे बोला जाता है, यहाँ पे राइट आंसर होगा बर्मा कमल। ये क्वालिटी होती है बर्मा कमल में। ऑप्शन फर्स्ट। 5 सॉल्यूशन ABCDE व्हेन टेस्टेड विद यूनिवर्सल इंडिकेटर से इनको टेस्ट किया गया, सोड पीएच वैल्यू 4, 1, 11, 7, 9 रिस्पेक्टिवली। द पीएच इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H+ आयन concentration for the this solution is। अब दोस्तों जितना H+ आना आयन होगा तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग, और साथ में हम लेते हैं न्यूट्रल, साथ पे क्या लेके चलते हैं? न्यूट्रल लेके चलते हैं। अब 7 से कम होगा तो H+ आयन की जो कह सकते हैं वो पावर है बढ़ती जाएगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो सबसे ज्यादा 7 से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 1। तो मतलब ये राइट साइड में तो सबसे बड़ा कौन सा होगा दोस्तों? यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा? 1 होगा। 1 वाला मतलब कि 1 मतलब कि दूसरे नंबर वाला बी, तो सबसे राइट में तो क्या आएगा? बी आएगा। ये ऑप्शन बार हो गया। और 7 पे क्या होता है? न्यूट्रल होता है। और 7 से बड़ा होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। 7 से बड़ा होगा क्या होगा दोस्तों? स्ट्रॉन्ग बेस होगा। मतलब H+ आयन उसका बहुत ही, H+ आयन की जो कहते हैं पावर है कम होगी। जितना ज्यादा बेस होगा तो कह सकते हैं एसिडिटी उतनी कम होगी, एसिडिक एसिडिक नेचर क्या होगा? कम होगा फिर। तो सबसे बड़ा बेस है ये, साथ क्या है? हाई बेस है ये। ठीक है, लेकिन H+ आयन की जो कह सकते हैं जो पावर है वो क्या है? कम है इसकी। तो यहाँ पे सबसे लेफ्ट में फिर आएगा, सबसे लेफ्ट में आएगा ये 11 वाला। 11 वाला कौन सा है? 1, 2, तीसरा, तीसरा मतलब कि सी है। ये ऑप्शन भी बार हो गया। अब बचे ये दोनों ऑप्शन। अब उसके बाद सबसे छोटा कौन सा आएगा इनमें से? तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, मतलब कि H+ आयन पे डिपेंड करता है कि एसिड स्ट्रॉन्ग है, जैसे OH- आयन पे डिपेंड करता है बेस। अब यहाँ पे उसके बाद 4 छोटा है, मतलब कि पहले नंबर वाला ए आएगा फिर। ठीक है, पहले तो 1 आएगा, 1 का मतलब दूसरे वाला बी आएगा, फिर कौन सा आएगा? आप कहेंगे फिर आएगा जी ए। तो यहाँ पे अगर देखते हैं ए है दोनों में ए है, और यहाँ दोनों में सी है, तो मैं चेक कर लेता हूँ अब
ई और डी में, ई और डी, ई मतलब चौथा और पांचवा। चौथा नंबर पे एक दो तीन, चौथा सात और नौ। दोस्तों जो सात पे न्यूट्रल होता है, ये तो बेस इसका, ये तो कह सकते हैं बेसिक in नेचर है ज्यादा, ये एसिडिक in नेचर है, मतलब H प्लस आयन की पावर सात पे ज्यादा होगी, तो इसलिए फिर सात का मतलब ये आएगा सी। तो फिर क्या आएगा, सॉरी सात का मतलब चौथा था एक दो तीन, चौथा पे कौन सा है, एक दो तीन डी, तो फिर आएगा डी आएगा, और फिर उसके बाद आएगा ई आएगा, ई का नंबर नौ है, फिर ई आएगा, और फिर क्या आएगा दोस्तों, सबसे बेस मतलब कि तीसरे वाला, फिर आएगा सबसे सी आएगा, तो ये आएगा सी। फिर एच प्लस आयन की जो पावर होगी यहाँ पे होगी ई पे, फिर डी, इंक्रीजिंग ऑर्डर पीएच, द पीएच इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एच प्लस आयन, फिर डी होगा, और फिर होगा ए होगा, और सबसे स्ट्रॉन्ग क्या होगा, ये बी होगा। तो राइट आंसर होगा सी ई डी ए बी, सी ई डी ए बी, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 21, द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, ये किसका एग्जांपल है। अब यहाँ पे दोस्तों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है, और HCl क्या है, एसिड है। जब एसिड और बेस दोस्तों रिएक्ट करते हैं और साल्ट बनाते हैं, एसिड और बेस जब रिएक्ट करेंगे, न्यू सॉल्ट बनाएंगे, तो उसे बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। जियोमोर्फोलॉजी, द ब्रांच ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, इज डिवोटेड टू द स्टडी विच ऑफ द फॉलोइंग। जियोमोर्फोलॉजी में किस चीज की स्टडी की जाती है, किस चीज की स्टडी की जाती है, तो आपको ध्यान रखना है, इसमें की जाती है स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म्स, मतलब भू आकृतियों का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 23, कार्बन इज अनेबल टू फॉर्म C4+ आयन बिकॉज। देखो कार्बन का जो एटॉमिक होता है, कहता है कार्बन C4+ आयन क्यों नहीं बनाता, इसका कारण क्या है। इसका कारण दोस्तों होता है, ध्यान रखना आपको, जैसे इसका नंबर एटॉमिक नंबर 6 होता है, अब पहले में दो आते हैं, दूसरे में चार आते हैं, ठीक है, इसके कार्बन के, लेकिन इसको चार चाहिए, दूसरे में क्या आना चाहिए, ये रूल पता होगा आपको, 2 8 8 18। दूसरे में स्टेबिलिटी के लिए कितने, 8 होने चाहिए, मतलब ये तो ये चार दे दे दोस्तों इलेक्ट्रॉन, ये तो चार देगा, या फिर चार ये गेन भी कर सकता है अपनी स्टेबिलिटी बनाने के लिए, लेकिन चार देना इसके लिए पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि अगर ये चार लूज करेगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज 6 प्रोटॉन हो जाएंगे इसके पास, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सिर्फ दो हैं। दो इलेक्ट्रॉन के द्वारा इतना सारा पॉजिटिव चार्ज को बाउंड करना, बाइंड करके रखना इम्पॉसिबल है, इसके लिए काफी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, कह सकते हैं इट विल रिक्वायर ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव फोर इलेक्ट्रॉन। इसी वजह से यही कारण होता है, ये C4+ आयन नहीं बनाता, इट्स फॉर्मेशन रिक्वायर्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। फॉर ए रे ऑफ लाइट अंडरगोइंग रिफ्रैक्शन थ्रू ए ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म, द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द एंगल बिटवीन। देखो एंगल ऑफ डेविएशन आपको बताना है, मान लो ये ग्लास प्रिज्म है दोस्तों, ये कोई लाइट आई, ये लाइट यहाँ पे एंटर, ये लाइट ये आई, अब ये मुड़ेगी, और उसके बाद ये बाहर निकलेगी ना, तो इसे बोलते हैं एमरजेंट रे, इसे बोलते हैं एमरजेंट रे। अगर मैं यो जो आने वाली रे को ऐसे आगे बढ़ा देता हूँ, और एमरजेंट रे को भी आगे बढ़ा देता हूँ, इन दोनों के दोस्तों बीच में जो एंगल बनता है, ये एंगल, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, डेल। इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, मतलब कि एंगल बिटवीन, आपको ध्यान रखना है एंगल ये होता है बिटवीन कौन सी इंसिडेंट रे जो आई थी और जो निकली थी बाहर, एमरजेंट रे, इनके बीच में। राइट आंसर ऑप्शन फोर, द एंगल, द कहते हैं बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द एमरजेंट रे, एंगल ऑफ डेविएशन इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द एमरजेंट रे। राइट आंसर ऑप्शन फोर, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। The amount of dash in the plant cell alters its structure in order to facilitate movement। कहता है पादप कोशिकाओं में मौजूद डैश की मात्रा संचलन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन कर देती है। आपको ध्यान रखना है, प्लांट्स को दोस्तों, पौधों को काफी ज्यादा मात्रा में वाटर की जरूरत होती है,
प्लांट्स रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर टू सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ द ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन को दोस्तों सेटिस्फाई करने के लिए, रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रांसपीरेशन को सेटिस्फाई करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर की जरूरत होती है। और ये वाटर या जल की मात्रा ही संचलन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं का जो कहते हैं स्ट्रक्चर है, इसकी संरचनाओं में परिवर्तन कर देती है। कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन कर देती है। पादप कोशिकाओं में मौजूद जल की मात्रा संचलन को सुगम बनाने के लिए क्या कर देती है, कोशिकाओं की संरचना में, सेल्स के स्ट्रक्चर में क्या कर देती है, परिवर्तन कर देती है। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट, जल।